हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो सीनियर को होश आ चुका होता है, लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि उसके सामने ही श्योक खड़ा होता है और श्योक को अपने सामने देखकर वो पर्सन बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है। लेकिन इसी वक्त श्योक हंसते हुए जे से बोल रहा होता है, जे इस पर्सन को होश आ गया है, तुम इसे चेक कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ वो सीनियर इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है आखिर श्योक यहाँ पर क्या कर रहा है। ये तो वॉरियर हाई स्कूल का एक स्टूडेंट है और मैंने इसकी वीडियो भी देखी थी जिसमें इसने काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को अकेले ही किल कर दिया था। ये पर्सन सच में एक मॉन्स्टर है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जे भी आ गया होता है और वो बोला होता है, मिस्टर सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, शायद मैंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से बिहेव किया, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एम्बेरस नहीं करना चाहता था। लेकिन इस वक्त वो सीनियर बोलता है, नहीं तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं ही इडियट था, मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिर मेरा ओपोनेंट कौन है और मैं बिना किसी रीजन के तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर रहा था। लेकिन इसी के साथ जे बोल रहा होता है, वेल अगर मैं सच बताऊँ तो तुम्हारे मूव्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उनके अंदर कुछ मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से तुम मुझसे हार गए। अगर तुम उन मिस्टेक्स को ठीक कर लो तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें हरा पाऊंगा। तो ये बात सुनकर वो सीनियर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो जे उसे बताता है, जब तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था उस वक्त तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और उस वक्त तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से तुम मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा सिंपल अटैक्स कर रहे थे और मुझ पर अटैक करते हुए तुमने अपनी किसी भी टेक्निक को यूज नहीं किया था। और इसी के साथ जे उसे अपने मोबाइल को देखते हुए बोल रहा होता है, मैंने हमारी फाइट की वीडियो को कुछ टाइम देखा है और मुझे पता चला है कि तुम्हारी जितनी भी मूवमेंट्स थी वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट थी। और वो उसे अपने मोबाइल को दिखाते हुए उस पर्सन को उसकी मूवमेंट्स के बारे में काफी ज्यादा चीजें बताना स्टार्ट कर देता है। और जे को उस पर्सन को समझाते हुए देखकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है जे दूसरे लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है, वो उस पर्सन की हेल्प कर रहा है जिससे उसने कुछ टाइम पहले ही फाइट की थी। और इस वक्त जे जिस इन्फॉर्मेशन को उस पर्सन को बता रहा है एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो तुम पैसे देकर भी हासिल नहीं कर सकते। जिसके बाद वो सीनियर को देखते हैं जो कि जे से बोल रहा होता है, तुमने मेरे बारे में मुझे जो कुछ भी बताया है वो सब चीजें ही सही है। मुझे भी अक्सर महसूस होता है कि मैं अपनी मूवमेंट्स को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आखिर तुम ये सब चीजें मुझे क्यों बता रहे हो जबकि हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। तो ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है, तुम्हें सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे दरमियान में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, क्योंकि आज हम पहली मर्तबा मिले थे लेकिन हमारी जाने अनजाने में फाइट हो गई और इसलिए मैं नहीं चाहता कि दोबारा हमारी कोई ऐसी फाइट हो। और इसी के साथ जे वहाँ से जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तो मुझे अपना नंबर दे देना, मैं हमारी इस फाइट की वीडियो को तुम्हें सेंड कर दूंगा और इस वीडियो को तुम भी देखकर अपनी मूवमेंट्स को सही से चेक कर सकते हो और इससे तुम्हें अपने फाइटिंग स्टाइल को सॉल्व करने में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और इसी के साथ जाते हुए श्योक जे से बोल रहा होता है, ये पर्सन यहाँ पर अकेला क्यों है, इसके बाकी साथी कहाँ पर गए हैं। तो जे बोल रहा होता है, वो सभी लोग इसे यहाँ पर बेहोश पड़ा छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें लगा कि ये पर्सन उनके काम का नहीं है। और इसी के साथ वो लोग सायरम के पास आगे होते हैं, जिसके बाद सायरम बोलती है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा टाइम को वेस्ट कर रहे हो और अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने टाइम को अब से बिल्कुल भी वेस्ट मत करो और अब से मैं तुम्हें मैजिक के बारे में बेसिक चीजों को समझाऊंगी। जिसके बाद सायरम जे और श्योक से बोल रही होती है, मैजिक को यूज करने के लिए तुम लोगों को सबसे पहले मैजिक को महसूस करना होगा, जिसके बाद तुम लोगों को अपनी बॉडी के अंदर मौजूद सर्किट्स को एक्टिवेट करना होगा। और इसी के साथ सायरम बोल रही होती है, मैं जानती हूँ ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला क्योंकि तुम दोनों का ही मैजिक लेवल बहुत ही ज्यादा लो है, लेकिन इस चीज में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम लोग जल्दी ही अपने मैजिक को यूज करना सीख जाओ। लेकिन इसी के साथ सायरम बोलती है, और हाँ मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, मुझे जितने भी मैजिक स्पेल्स आते हैं वो सभी लॉन्ग रेंज मैजिक स्पेल्स हैं और उन स्पेल्स में से कोई भी तुम लोगों के काम नहीं आने वाला क्योंकि तुम में से एक पर्सन कॉम्बैट फाइटर है जबकि दूसरा डिफेंस टैंकर है। और मुझे लगता है कि तुम लोगों के लिए सबसे बेस्ट जो मैजिक होने वाला है वो है बुफ मैजिक, जिसके जरिए तुम लोग अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये बात सुनकर जे और श्योक दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और जे बोल रहा होता है, सायरम हम लोग यहाँ पर सिर्फ वीकेंड के लिए ही आए हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम इतने टाइम में बुफ मैजिक को सही से यूज करना सीख जाएंगे। तो सायरम बोल रही होती है, आखिर तुम्हें लगता क्या है मैजिक को यूज करना इतना ज्यादा आसान है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हें अपने मैजिक को सेंस करने में ही 3 से 4 डेज लग जाएंगे और अगर तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो तो हो सकता है कि तुम इसे एक दिन में भी कंप्लीट कर लो, लेकिन जब मैजिक को यूज करने की बात आती है तो उसके लिए तुम्हें 2 से 3 वीक तो जरूर लगेंगे। ये बात सुनकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो सीनियर चलते हुए इन लोगों के पास आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, अगर तुम लोग चाहो तो इस चीज में तुम लोगों को हेल्प कर सकता हूँ और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम एक वीक में ही अपने बुफ मैजिक को यूज करना सीख जाओगे। और इसी के साथ हमें इस सीनियर की
इन्फॉर्मेशन बताई जाती है और इस सीनियर का नाम जैंग सेंग है, जो कि वारी हाई स्कूल का सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि जैंग सेंग असलियत में सेल्फ को यूज करने में एक स्पेशलिस्ट है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट इवनिंग का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जे ने अपने मैजिक को महसूस कर लिया होता है और इस वक्त जे ने अपने हाथों के दरमियान में एक छोटी सी फायर को एक्टिवेट किया हुआ होता है और इस वक्त जे काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। लेकिन इसी के साथ वो सीनियर बोलता है, जे तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, अपने सारे फोकस को उस फायर के ऊपर कंसंट्रेट करो वरना वो फायर खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ वो सीनियर बुरा होता है, जे तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने सिर्फ 1 डे में ही मैजिक को महसूस कर लिया है और इसी के साथ उसे यूज कैसे करना है तुम वो भी कर पा रहे हो। तो ये सुनकर जे बुरा होता है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद मैं लकी था जो मैं आसानी से इसे यूज करना सीख गया। जिसके बाद वो सीनियर जे के पास बैठ गया होता है और वो बुरा होता है, जे तुमने ये बात सुनी ही होगी कि जितने भी लोग मैजिक का यूज करते हैं वो अपने मैजिक को यूज करने के लिए मेडिटेशन करते हैं ताकि वो ध्यान लगाकर अपनी बॉडी के अंदर मौजूद दूसरे सर्किट्स को एक्टिवेट कर पाए। और एक इंसान की बॉडी के अंदर जितने ज्यादा सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं वो इतने ही ज्यादा मैजिक को यूज कर पाता है। तो जे बुरा होता है, हाँ ये बात तो मैंने भी सुनी हुई है कि मेडिटेट करने से इंसान अपनी बॉडी के अंदर मौजूद मैजिक सर्किट्स को एक्टिवेट कर सकता है। तो सीनियर बोलता है, अच्छा आप जल्दी करो और जिस पोजीशन में तुम बैठे हुए हो इसी पोजीशन में बैठे हुए अपने मैजिक सर्किट्स को महसूस करने की कोशिश करो। तो ये बात सुनकर जे भी मान गया होता है और वो यहाँ पर मेडिटेट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसी के साथ वो सीनियर सोच रहा होता है, जे सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसने बहुत ही आसानी से अपने मैजिक को महसूस कर लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जे इतनी आसानी से अपने सर्किट्स को फील कर पाएगा, क्योंकि हर नॉर्मल पर्सन को अपने सर्किट्स को फील करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है और कुछ लोगों को तो इसमें हफ्ते और महीने भी लग जाते हैं। लेकिन इसी वजह जे बोलता है, सीनियर मुझे लगता है मैंने अपने सर्किट्स को महसूस कर लिया है। तो ये बात सुनकर सीनियर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, व्हाट, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन इसी साथ जे बुरा होता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस वक्त अपनी बॉडी के अंदर मौजूद एक एक सर्किट को महसूस कर पा रहा हूँ और मैं ये बात भी महसूस कर पा रहा हूँ कि ये तमाम सर्किट्स मेरी बॉडी के अंदर मौजूद एक कोर के साथ जुड़े हुए हैं और वो कोर ही सारे मैजिक को मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। और इसी के साथ हमें सायरम का सीन दिखाया जाता है जो कि सियोक को मैजिक के बारे में समझा रही होती है। लेकिन सियोक को कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रही होती क्योंकि उसने भी मैजिक को आज से पहले कभी भी यूज नहीं किया होता। लेकिन इसी वक्त सायरम बोलती है, अच्छा सियोक मुझे ये बताओ, क्या तुमने कभी भी पियानो का यूज किया है? तो सियोक बोलता है, पियानो, हाँ मुझे याद है, मैंने कुछ टाइम पियानो का यूज किया हुआ है और मुझे पियानो यूज करना काफी अच्छा भी लगता है क्योंकि उसकी तमाम धुन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो सायरम बोल रही होती है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, पियानो के बारे में काफी कुछ जानते हो। और इसी के साथ सायरम ने अपने हाथ के ऊपर किसी इलेक्ट्रिक मैजिक को एक्टिवेट किया हुआ होता है। और इसी के साथ सायरम सियोक को यहाँ पर इस मैजिक के बारे में समझाना स्टार्ट कर देती है और वो पियानो के बारे में बताते हुए बोल रही होती है, जिस तरह तुम अपनी पियानो की धुन को महसूस करते हो बस इसी तरह तुम्हें अपने मैजिक के फ्लो को महसूस करना है और तुम बहुत ही आसानी से इस मैजिक को यूज कर पाओगे और वो धुन जिनमें तुम बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट करते हो वो तुम्हें उतनी ही ज्यादा पसंद आती है। और इसी तरह तुम्हें बस अपने इस मैजिक के फ्लो को महसूस करना है और जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम फ्रीली अपने मैजिक को यूज कर पाओगे। और इसे सायरम अपने मैजिक को यूज करते हुए यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है और सायरम को अपनी पावर को यूज करते हुए जे भी देख रहा होता है और वो सायरम की इस पावर से काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, इलेक्ट्रिक मैजिक ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे बाद में इसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिसके बाद सायरम बता रही होती है, सियोक मैंने इस वक्त जो अटैक किया था ये एक लॉन्ग रेंज अटैक था और इस तरह के अटैक्स को मॉन्स्टर्स के साथ फाइट में ही यूज किया जाता है ताकि उन मॉन्स्टर्स को एक ही बार में किल किया जा सके। लेकिन इस तरह के अटैक्स को बैटलफील्ड पर भी बहुत ही ज्यादा केयरफुल तरीके से यूज किया जाता है कि ये अटैक्स यूजर की खुद की बॉडी को भी बहुत ही ज्यादा डैमेज कर सकते हैं, इसलिए अब तुम्हें बैठकर अपनी मैजिक के फ्लो को महसूस करना चाहिए। तो सियोक भी इस चीज के लिए मान गया होता है और इसी के साथ जे इन लोगों को देखकर सोच रहा होता है, मैं जानता था इन लोगों को स्टार्टिंग में एक दूसरे से बात करने में काफी ज्यादा ऑकवर्ड लगेगा क्योंकि इन्होंने स्कूल में कभी भी आपस में बात नहीं की है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी आपस में कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ सीनियर जे से बोलता है, आखिर तुम खड़े क्यों हो गए हो? तुम्हें अपने सर्किट्स को महसूस करते हुए अभी सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं, क्या तुमने हार मान ली है? तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर मौजूद और ज्यादा सर्किट्स को महसूस करना चाहिए। ये बात सुनकर जे बुरा होता है, सीनियर मुझे लगता है इस चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं काफी ज्यादा सर्किट्स को पहले ही महसूस कर चुका हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी इन्हें यूज करना भी सीख जाऊंगा। ये बात सुनकर वो सीनियर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। तो जे बुरा होता है, जैसा आपने बताया था मैंने अपने सर्किट्स को महसूस किया है, मेरे राइट हैंड के अंदर टोटल 16 सर्किट्स हैं जिनमें से कुछ मेरे बाइसेप्स की मसल्स में है और कुछ मेरे ट्राइसेप्स की मसल्स में है और कुछ सर्किट्स मेरे हाथ की ग्रिप में है। जिसके बाद मेरे लेफ्ट हैंड में 5 सर्किट्स मेरे शोल्डर में है और 10 सर्किट्स मेरे हाथ में है। और ये बात सुनकर वो सीनियर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? और इन लोगों की इतनी ज्यादा चिल्लाने की आवाज सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और इसी के साथ सायरम इन लोगों को देखते हुए सोच रही होती है, आखिर अवजे ने क्या कर दिया जो
जरूर इसने दोबारा से कुछ अजीब किया होगा जो ये सीनियर जे के ऊपर इतना ज्यादा चिल्ला रहा है। और इसी के साथ वो सीनियर बुरा होता है, जे क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? तुमने अपनी हाथ के अंदर मौजूद एग्जैक्ट सर्किट्स को इतनी आसानी से महसूस कैसे कर लिया? तो जे बुरा होता है, अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनकर उस पर्सन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है, क्या ये मजाक था? मुझे लगा तुम सच कह रहे हो। और इसी साथ हमें बताया जाता है कि जे असलियत में सच ही बता रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये सीनियर कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है, इसलिए जे को पता चल गया है कि उसे इन सब चीजों के बारे में इस सीनियर को नहीं बताना चाहिए, वरना वही प्रॉब्लम में आ जाएगा और दूसरे लोगों को इन चीजों के बारे में एक्सप्लेन करना जे के लिए ही प्रॉब्लम बन जाएगा। जिसका वजह हमें नेक्स्ट कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सीनियर जे को कुछ मूव्स परफॉर्म करके दिखा रहा होता है और इसी के साथ वो एक काफी लंबी सांस लेता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी मैजिक सर्किट्स को एक्टिवेट करके अपने ऊपर एक बुफ मैजिक को यूज कर रहा होता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई होती है। और इसी वक्त वो सीनियर जे के फेस पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है और इस अटैक की वजह से जे भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, लेकिन उस सीनियर ने ये अटैक नहीं किया होता और वो तो बस जे को अपने सर्किट्स की पावर को दिखा रहा होता है। और इस चीज की वजह से जे भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बुरा होता है, सर्किट्स को एक्टिवेट करने के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी और अगर तुमने अपने पंच को मेरे फेस पर मार दिया होता तो शायद तुम मेरी नाक को तोड़ देते। और ये बात सुनकर वो सीनियर सोच रहा होता है, मैंने बस शो ऑफ करने के लिए इसके सामने एक छोटा सा अटैक किया था, लेकिन सच में इस पर्सन ने एक बार भी अपनी आंखों को भी ब्लिंक नहीं किया, ये सच में कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। लेकिन इसी के साथ ये बुरा होता है, वैसे सीनियर तुम सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हो, मैंने आज से पहले कभी भी पर्सन को इस तरह से अपने मैजिक को यूज करते हुए नहीं देखा। तो ये सुनकर सीनियर बता रहा होता है, जे क्या तुम जानते हो मुझे बुफ मैजिक को यूज करने में एक स्पेशलिस्ट क्यों बोला जाता है? वह इसलिए क्योंकि मैंने बुफ मैजिक के ऊपर बहुत ही ज्यादा रिसर्च की है और जब भी मैं अपनी ट्रेनिंग को करता हूँ मैं हमेशा अपनी बॉडी के ऊपर बुफ मैजिक को यूज करता हूँ ताकि मैं बुफ मैजिक को और भी अच्छे तरीके से समझ पाऊँ। और अगर सच बताऊँ तो आज निराशा और उसके तमाम फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आए थे ताकि मैं उन लोगों को बुफ मैजिक के बारे में सिखा सकूं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि चीजें इस तरह से टर्न हो जाएंगी। क्योंकि उस वक्त जब तुमने मुझे प्रोवोक किया था तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं था कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन असलियत में मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि फर्स्ट टाइम वाई हाई स्कूल के बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने मुझे उन्हें बुफ मैजिक के बारे में सिखाने के लिए पूछा था और बस यही रीजन था कि मैं अपने एंगर को उस वक्त कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन उसके बदले में मुझे सिर्फ एम्बेरस ही होना पड़ा। इसी के साथ सीनियर बुरा होता है, जे मैं जानता हूँ अब बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, लेकिन मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जो किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं जे उस सीनियर के पास आ गया होता है और वो सीनियर के कंधे के ऊपर हाथ रखकर बोलता है, सीनियर जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और अब वो करो जो मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ। तो ये बात सुनकर सीनियर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो जे की तरफ देखता है, लेकिन वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है क्योंकि जे इस वक्त काफी ज्यादा डेविल से स्माइल देते हुए बुरा होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को जो कुछ भी सिखाने वाले थे वो सब कुछ तुम मुझे सिखाओगे और जब तक मैं उन चीजों को सीख नहीं जाता तुम यहाँ से नहीं जाने वाले। और इस चीज की वजह से वो पर्सन काफी ज्यादा शॉक में होता है और इसी के साथ हमें 4 डेज बाद सीन दिखाया जाता है और देखते हैं कि ये चारों ही इस बिल्डिंग में से बाहर आ चुके होते हैं और इसी के साथ जे बुरा होता है, हमने इस पूरे वीकेंड में बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग की, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी इनिंग काफी है और अब हमें वापस चलना चाहिए। और इसी के साथ सायरम बुरी होती है, स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था कि तुम लोग पूरे 1 वीक तक ट्रेनिंग नहीं करने वाले और तुम जल्दी ही इस ट्रेनिंग को छोड़कर चले जाओगे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम लोग पूरे 1 वीक बिना सोए ट्रेनिंग करने वाले हो, तुम लोग सच में पागल हो। तो यह सुनकर जे बुरा होता है, सायरम आखिर तुम क्या कह रही हो? मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा वर्कआउट भी करना चाहिए, इससे तुम्हारा स्टेमिना थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि जे और श्योक दोनों का ही स्टेमिना ए रैंक है, इसलिए उन्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता, लेकिन इसी के साथ सायरम बुरी होती है, शट अप, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम लोगों से वीक हूँ? इसी के साथ जे बुरा होता है, वेल श्योक, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो मुझे बार बार नूडल्स खाने का मन कर रहा था, इसलिए जब हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आएंगे तो हम लोग अपने साथ नूडल्स भी लेकर आएंगे ताकि हम यहाँ पर नूडल्स को पका कर खा सकें। तो ये बात सुनकर श्योक भी इसके लिए मान गया होता है। इसी के साथ उसी ने बोलता है, मैंने अपने लिए एक कैब बुक की है, क्या तुम में से कोई पर्सन मेरे साथ जाना चाहता है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। तो ये बात सुनकर जे बोलता है, अरे हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल देता हूँ। इसी के साथ वो सायरम से बोलता है, सायरम तुम ऐसा करना कि तुम श्योक को अपने साथ ले जाओ और उसे उसके घर पर ड्रॉप कर देना। तो ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, क्या मैं? इसी के साथ जे जाता हुआ बुरा होता है, दोस्तों मुझे नहीं पता कि अब हमारी मुलाकात दोबारा कब होने वाली है और शायद हो सकता है कि हम लोगों की मुलाकात डायरेक्ट इंट्रेंस एग्जाम वाले डे पर ही हो, लेकिन इस दौरान अपने टाइम को वेस्ट मत करना और अच्छे से ट्रेनिंग करते रहना। और सायरम मैं ये जानता हूँ कि कुछ टाइम बाद तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है और इसलिए तुम्हें उसकी अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि इस बार तुम्हें वहाँ पर बचाने के लिए मैं नहीं होऊंगा। तो ये बात सुनकर सायरम भी इसके लिए मान गई होती है और इसी के साथ जे वहाँ से जा
रहा होता है। लेकिन इसी साथ सायरम सीनियर से बोलती है, सीनियर आपने यहाँ पर हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प की, इसके लिए आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि आपसे हमें बहुत ही ज्यादा चीजें सीखने को मिली हैं। तो ये बात सुनकर वो सीनियर बोलता है, तुम्हें मेरा थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर बहुत ही कुछ सीखने को मिला है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सीनियर और जे दोनों ही अपनी टैक्सी में यहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर श्योक और सायरम भी रह गए होते हैं, जो कि अपनी गाड़ी का वेट कर रहे होते हैं। और उन दोनों को यहाँ पर काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है, जिसके बाद हमें जे के घर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जे अपने रूम के अंदर आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, मैं सच में बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, लगता है आज मुझे स्कूल से छुट्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि आज सारे दिन मैं अपनी नींद को पूरी करने वाला हूँ। लेकिन इसी वक्त जे का अंकल बोलता है, मेरे प्यारे भतीजे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरे 1 मंथ के लिए तुम्हारे स्कूल वालों से बात कर ली है, तुम 1 मंथ तक स्कूल नहीं जाने वाले हो और अब तुम अपनी ट्रेनिंग के लिए मेरे साथ चल रहे हो। और अपने अंकल को यहाँ पर देखकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, अंकल आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या आप मुझे पूरे 1 मंथ के लिए स्कूल से स्किप करवाने वाले हो? क्या आपको नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा बुरा है और मुझे जाकर स्टडी करनी चाहिए? तो जे का अंकल बोल रहा होता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम बहुत ही जल्द YIS स्कूल में ट्रांसफर होने वाले हो। लेकिन इसी के साथ जे का अंकल बोलता है, वाओ मुझे लगता है तुमने अपने मैजिक की बेसिक्स को सीख लिया है और तुमने अपने कुछ सर्किट्स को भी एक्टिवेट कर लिया है। और ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, वेल मुझे लगा कि मुझे अपनी ट्रेनिंग पर सही से फोकस करना चाहिए, क्योंकि YIS स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम कुछ टाइम बाद ही होने वाला है, इसलिए मुझे हर एक चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और इसी के साथ जे बोलता है, वैसे अंकल मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके साथ जाकर और ज्यादा मैजिक ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि मेरा एंट्रेंस एग्जाम जल्दी ही होने वाला है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अब अपने बेसिक्स को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। तो जे का अंकल बोलता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते? तो जे बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं आपके साथ जाना नहीं चाहता, मैं बस अपनी बेसिक ट्रेनिंग के ऊपर थोड़ा और फोकस करना चाहता हूँ। लेकिन इसी साथ जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि जे के अंकल को इस वक्त जे के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और इसी के साथ जे का अंकल बोल रहा होता है, जे तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने साथ ट्रेनिंग करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, एंट्रेंस एग्जाम के टेस्ट को पास करने से पहले तुम्हें मेरे टेस्ट को पास करना होगा, और अगर तुम इसमें फेल हो गए तो तुम YIS स्कूल नहीं जा सकते। और इसी के साथ वो फनी स्टाइल में बोलता है, अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ और जाकर अपने कच्चे बनियान उठा लो, वरना बाद में मत कहना कि तुम्हें अपने कपड़े पैक करने का टाइम नहीं मिला था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जे ने अपने कपड़ों को पैक कर लिया होता है। और इसी के साथ जे बोल रहा होता है, अंकल आपने मुझे बताया नहीं कि आखिर हम लोग जाने कहाँ वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास भी कोई बहुत ही बड़ी बिल्डिंग मौजूद है जिसके अंदर आप अपनी ट्रेनिंग किया करते थे? ये बात सुनकर जे का अंकल बोल रहा होता है, हाँ मेरे पास एक बिल्डिंग तो थी, लेकिन मैंने उससे बेच दिया था और अब मेरे पास ऐसी कोई भी बिल्डिंग नहीं है। और इसी के साथ जे का अंकल यहाँ पर किसी बॉक्स को ओपन कर रहा होता है। तो जे बोल रहा होता है, अंकल आखिर ये क्या चीज है और आप इसे ओपन क्यों कर रहे हो? तो जे का अंकल बोल रहा होता है, जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो इस बॉक्स को कुछ लोग तुम्हारे लिए डिलीवर करके गए थे, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं थे तो उन्होंने इस बॉक्स को मुझे दे दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें इसे ओपन करके देख लेना चाहिए कि इसमें है क्या। और इसी के साथ इन्होंने इस बॉक्स को ओपन कर दिया होता है और इस बॉक्स को ओपन करने के बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी के साथ जे का अंकल बोलता है, मैं सोच रहा था कि इस बॉक्स के अंदर कोई ऐसी चीज हो सकती है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो चीज इतनी ज्यादा यूनिक होगी। और हमें दिखाया जाता है कि इस बॉक्स के अंदर जे का न्यू वेपन रखा हुआ होता है, जो कि असलियत यहाँ पर टाइटेन मॉन्स्टर ने ही भिजवाया है। और ये वही वेपन है जिसे जे ने टाइटेन मॉन्स्टर को दिया था, लेकिन अब ये वेपन काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुका है। और इसी के साथ जे यहाँ पर मौजूद उस नोटबुक को पढ़ रहा होता है और इसी के साथ वो अपने वेपन को देखते हुए बोल रहा होता है, मेरा ये वेपन पहले से बहुत ही ज्यादा लाइट हो चुका है और इसकी ग्रिप पहले से भी बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गई है, मुझे लगता है मैं इसे काफी अच्छे तरीके से यूज कर पाऊंगा। तो ये सुनकर अंकल बोल रहा होता है, तुम्हारा वेपन तुम्हें बिल्कुल सही टाइम पर मिल गया, और क्योंकि अब हम ट्रेनिंग के लिए ही जा रहे हैं तो ये वहाँ पर तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो ये सुनकर जे बोल रहा होता है, अंकल आपने सही कहा, मैं अपने वेपन को यूज करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे बोल रहा होता है, मुझसे गलती हो गई जो मैंने बोल दिया कि मैं एक्साइटेड था, लेकिन अब सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जे के सामने इस वक्त एक बहुत ही बड़ा ट्री मॉन्स्टर होता है, जो कि चलता हुआ जे की तरफ ही आ रहा होता है। और हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि ये मॉन्स्टर एक कार्निवोरस बीस्ट है जिसकी डेंजर रैंक 4 स्टार है।